हाय एवरीवन। पॉलिटी की इस बिल्कुल नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सीजीएल 2025 के लिए ये स्पेशल सीरीज है जिसमें मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपको यही मिलने वाला है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यदि आपने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ा हुआ है, आपको पॉलिटी का पी तक नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता कि पॉलिटी है क्या, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स क्या हैं, क्या शेड्यूल होता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से पढ़ें, अमेंडमेंट्स क्या हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। जब भी पढ़ने बैठते हो समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर एंड करें इस पॉलिटी को। ठीक है, तो आपको चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश में आपको अगर वो वर्ड्स मिलेंगे तो उसका हिंदी में मतलब भी मिल जाएगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि बात किस बारे में हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, चीज़ें किस तरह से समझाई जा रही हैं। आज ये अपना पहला लेक्चर होने वाला है। अभी तक आपने मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स देखे होंगे, जो भी नए आए हैं उनके लिए पहला नया लेक्चर होगा, वरना जो इंग्लिश के लेक्चर्स देख के आए उन्हें पता है कि अभी तक मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीजीएल 2025 को टारगेट इसलिए लिया है ताकि एक सही समय तक अपना एग्ज़ाम का कोर्स कंप्लीट हो जाए। वैसे मैं सच बताऊं आपको तो ये पॉलिटी की सीरीज आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को कवर करेगी, चाहे आपका सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, जो भी आप कर रहे हैं तैयारी, सीएचएसएल। ठीक है, बैंक के लिए जहाँ भी पॉलिटी आती है वो कवर होगा, रेलवे में जो आती है वो भी कवर होगा, डिफेंस में जो आप अपनी स्टेट पुलिस वगैरह की तैयारी करते हो उसमें जो पॉलिटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको पीवाईक्यूज़ भी कराऊंगा इसी में। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा उसमें जो भी पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, कब से, 2022 से, क्योंकि 2022 के बाद पैटर्न चेंज हो गया। तो पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस तब क्या था कि क्वालिफाइंग था सेक्शन, लेकिन अब इसके मार्क्स मिलते हैं। तो पुराना जो पोर्शन उसे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। अगर वो चेंज नहीं हुआ होता, पैटर्न चेंज नहीं होता, तो मैं 2020-21 से उठाता। ठीक है, करीब 21 से उठाता तो 5 साल के कवर कराता, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए मैं 2022 से आपको 25 तक के कराऊंगा। तो आपके पीवाईक्यूज़ भी कवर होंगे और उसमें आपको क्या सिखाऊंगा कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करने होते हैं। ठीक है, आपको क्या अप्रोच लगानी होती है, आप कैसे एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो, तो आप आसानी से आंसर्स तक कैसे पहुंच सकते हो। जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर्स कैसे निकालने हैं, और अपना जो लिमिटेड नॉलेज है, ये नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ना है, लिमिटेड नॉलेज का यूज करके आसानी से आंसर तक कैसे पहुँचें। तो अब ये सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपना अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, आपको इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि पॉलिटी है क्या, उसे कैसे समझना है, आपको पूरा ओवरऑल आइडिया मिलेगा, ताकि आपको जब मैं पूरा पॉलिटी पढ़ाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ और कब तक ये चलेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे कि हाँ, पॉलिटी ये चीज़ होती है और हमें ये चीज़ें कवर करनी है, हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ें हैं। तो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कब तक चलेगा और क्या चीज़ें इसमें समझाई जाएंगी। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या चीज़ें इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस, मैंने आपके पॉलिटी के पूरे सिलेबस को टॉपिक्स में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, आपको टोटल 65 टॉपिक्स मिले हैं। इन टॉपिक्स को यदि आप कवर कर लेते हैं, आपका पूरा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आप ये कर चुके हो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, तो आपको ये वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके टॉपिक्स कंप्लीट हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपके टॉपिक्स इनकम्प्लीट हैं, आपने पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी है, यदि आप बिगिनर हैं, तो ये पॉलिटी की जो सीरीज है वो आपके लिए मस्ट वॉच है। आपको मैं फील दिला दूंगा, जो मैं हर बार बोलता हूँ। फील का मतलब फील कि आप महसूस कर लेंगे इस चैप्टर को, आप महसूस कर लेंगे इस पूरे सिलेबस को कि क्या चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको, और आपको इसमें एक बेहतरीन पकड़ आपकी बन जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं केवल आपको चीज़ें समझा दूँ, आपको वो चीज़ें एकदम फील हो जाएंगी अच्छे से, जो मेरा हमेशा से कोशिश यही रहती है। ठीक है, यदि आप पहले पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप 1.5 पे या 2x की स्पीड पे से देख लें, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ऑलरेडी आपका सब कुछ कंप्लीट है, आपको लगता है कि कुछ नया सीखना है या नए कॉन्सेप्ट्स, तो आपको इसमें डेफिनेटली नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो ना, उसमें भी आपको वो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आपसे या तो छूट गए होंगे या आपने उस हिसाब से नहीं पढ़े होंगे जैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब बताता हूँ मैं आपको। तो ये अपना पूरा सिलेबस है, आप देख लो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैं आपको बताऊंगा कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमें अपना संविधान हमने अपना लागू कर दिया। तो इसके बनने से पहले क्या रहा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का हमें समय लगा, उस दौरान क्या चल रहा था, उससे पहले अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उस टाइम क्या था। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे सेट हुआ ये जानेंगे हम। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ये 65 टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे कि ये तो बहुत है, ऐसे कैसे पॉलिटी का सिलेबस होगा। ये टॉपिक्स मैंने ब्रेक किए हुए हैं, एक एक चीज़ आपको ब्रेक करके दे दी कि हाँ टू द पॉइंट इतना पढ़ना है, पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लग रहा है।
अभी मैं यदि इन चीज़ों कुछ चीज़ों को कम कर दूं तो आपको यही टॉपिक्स कितने लगेंगे, 15 से 20 टॉपिक्स बताऊंगा और बोल दूंगा कि इतने में पॉलिटी हो जाएगी। लेकिन ये अच्छा है कि आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ सिटीजनशिप पढ़ लेंगे तो अपना ये पूरा एक टॉपिक कवर। अब सिटीजनशिप बहुत बड़ा है कि पूरा नागरिकता कैसे मिलती किसी व्यक्ति को, कि हमारे देश का वो नागरिक कैसे बन सकता है, और अगर वो नागरिक है तो उससे नागरिकता कैसे छुड़ाई जा सकती है। तो ये पूरा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक दो स्लाइड्स में पूरा सिटीजनशिप कंप्लीट हो जाएगा आपका। जितना एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितना बैंकिंग में पूछा जाएगा, आपके रेलवे या डिफेंस में पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड रहे, ना तो कम रहे ना बहुत ज़्यादा रहे कि हम यूपीएससी लेवल तक चले गए, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमने एनडीए लेवल या सीडीएस लेवल का तैयार करने लगे, जो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जब उसके लिए सीरीज लाऊंगा तो वहाँ उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। अभी मैं इसके लिए बता रहा हूँ तो आपको टू द पॉइंट ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स ज़्यादा लग रहा है, मैंने बता दिया ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जब पढ़ाने बैठूंगा ना तो एक ही लेक्चर में, मान लो 30 मिनट का एक लेक्चर है ना, तो उसमें आपके 5 से 10 टॉपिक कवर हो जाएंगे एक ही बार में। इतना छोटा है ये, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं बड़े। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पता है। लेकिन जब सिटीजनशिप वगैरह पढ़ाऊंगा, प्रियम्बल वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों को मिला के एक ही लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, सब हो जाएगा इससे, ठीक है। अब ये आपको बताया मैंने, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपना कैसे बना, फिर उसमें क्या क्या विशेषताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह से आपको सिलेबस को देखना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग तो सिलेबस से ही होती है। फिर इसमें आप प्रस्तावना, जैसे उद्देश्य का बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यूनियन क्या है, टेरिटरी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी किसे बोलते हैं, ठीक है, कई बार सुना होगा डीपीएसपी क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, कि अपने जो कर्तव्य हैं, क्योंकि हमें अधिकार तो मिल गए तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, और जो संशोधन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, कि मूल आधार क्या है वो चीज़ें। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे कि संसद किस तरह से काम करती है। फेडरल सिस्टम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पे सरकार है, स्टेट लेवल पे भी है, नीचे पंचायती राज भी मिलता है, तो ये चीज़ क्या है। सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, कि इमरजेंसी आपने सुनी होगी, नेशनल इमरजेंसी और ये सब। प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे ये भी टॉपिक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे, जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म, तो ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। चीफ मिनिस्टर के बारे में, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सब, गवर्नर वगैरह। तो ये तो आपको जब कंप्लीट कराऊंगा सब मिल जाएगा आपको। ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है, ये फील एसएससी पे, तो आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो। और ये सारे टॉपिक्स आपको, कि आपको देखो यूपीएससी के बारे में पढ़ना है कि यूपीएससी किस तरह की बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी है, क्या ये आप देखोगे। फाइनेंस कमीशन के बारे में देखोगे, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, ठीक है, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, सीएजी के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें, अटॉर्नी जनरल के बारे में सुना होगा। एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये कितना आसान है, देखो एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, ये तीनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे, इतना आसान है, बिल्कुल 2-3 स्लाइड में ये कंप्लीट। तो ये आपको लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल 65 टॉपिक्स हैं और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा पॉलिटी का। सीजीएल के लिए मैंने टारगेट रखा हुआ है, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के, बैंक की, रेलवे, डिफेंस की, कंप्लीट मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ इन चीज़ों का। देखो हम पढ़ने के लिए तो चले गए कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने 3 शब्द सुने होंगे, एक तो पॉलिटिक्स, एक आपने पॉलिटिकल साइंस सुना होगा, और एक आपने इंडियन पॉलिटी सुना होगा। काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है और इंडियन पॉलिटी क्या है, या जिसे हम सिर्फ पॉलिटी बोल दें। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। पॉलिटिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स रियल लाइफ पॉलिटिकल एक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जब आप रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, वहाँ जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो है पॉलिटिक्स। उससे पहले आप पॉलिटिकल साइंस को समझो ज़रा। पॉलिटिकल साइंस क्या है, आप स्कूल में, मैं आपको समझाऊँ, आप स्कूल में, आप कॉलेज में पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब आप जब पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में पढ़ लिया, तब आप केवल नॉलेज ले रहे हो कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ये बॉडीज़ हैं, सीबीआई कैसे काम करती है, यूपीएससी एक बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये सब आपने किताबों में पढ़ लिया, टीचर ने आपको बता दिया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, आप क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो कुछ नहीं, पॉलिटिक्स की जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप सिर्फ उसे पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट के तौर पे, तब वो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए राजनीतिक विज्ञान हो गया। लेकिन जब आप बात करते हो रियल लाइफ पॉलिटिकल एक्शंस की, कि आपने यहाँ पे पढ़ तो लिया
वही चीज़ें आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने लगो, ऑन फील्ड जाके आप काम करने लगो, तो वो जो एक्शंस आपने किए वो अब आपके क्या हो गए, वो आप पॉलिटिक्स में आ गए, जिसे आप बोलते हो राजनीति। ठीक है, तो ये मेन आपकी राजनीति है। ना हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम आएगी ना इंग्लिश मीडियम को। ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपका राजनैतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटी, ये है आपकी राज व्यवस्था। तो नाम से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ फाइटिंग इलेक्शंस। आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या तो आप वोट डाल रहे हो या आप खुद खड़े हो गए इलेक्शंस में कि लोग आपके लिए वोट डालें। आप रैलियों में जा रहे हो, आप भाषण सुन रहे हो लीडर्स के, या आप खुद लीडर बन गए भाषण दे रहे हो, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। आपने अभी रैलियों के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, इलेक्शंस के बारे में सुना था, पढ़ा था, तब आप पॉलिटिकल साइंस में थे। अब आप यहाँ पे खुद पार्टिसिपेट करने लगे, एक्शंस करने लगे, तो आप अब पॉलिटिक्स में आ गए, जो राजनीति है। दो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पॉलिटी क्या है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी द सिस्टम और फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है किस तरह से राजकाज चल रहा है, किस तरह से प्रशासन चल रहा है। तो वही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन चीज़ों के बारे में आप जानते हो, पूरा सिस्टम समझते हो, वो है आपकी पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, आपने ये समझ लिया कि हमारी एक पार्लियामेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से कि आपके पास एक पार्लियामेंट है जिसे हम संसद कहते हैं। अब इस संसद में आपको पता है एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हो। तो आपने पूरा सिस्टम समझ लिया कि ये तीन जो अंग हैं ये मिलेंगे तब ये एक पार्लियामेंट जैसा सिस्टम बनेगा। आपने पता कर लिया कि राज्य के लेवल पे सीएम बैठा हुआ है तो नेशनल लेवल पे पीएम बैठा हुआ है, इनके काम अलग है, इनके काम अलग है। तो आपने इस सिस्टम को समझ लिया। आपने ये समझ लिया कि आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के क्या काम होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, आपने ये समझ लिया। तो आपने इस सिस्टम को समझ लिया। तो ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। ग्रामीण लेवल पे पंचायत चल रही हैं, टाउन में आए, थोड़े बड़े लेवल पे आए तो म्यूनिसिपालिटीज़ मिल गई, फिर आए तो स्टेट में आ गए, फिर नेशनल लेवल पे पहुंच गए। इस तरह की सरकारें दिख रही हैं। तो ये पूरी एक हायरार्की बनी हुई है, पूरा एक डिपार्टमेंट चल रहा है, सिस्टम बना हुआ है। वही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वो आपकी पॉलिटी है। तो आप पूरा जो फ्रेमवर्क तैयार हो गया ना, कि आपने समझ लिया कि एक सिस्टम काम कर रहा है, कि एक सिस्टम है उसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मान लो कृषि विभाग हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एक आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, कि बिजली विभाग हो गया। तो आप इससे समझ गए कि अच्छा जो बिजली से संबंधित काम होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखेगा, जो कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा वो कृषि विभाग देखेगा, और ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे हमारा देश चल रहा है। तो वो आपकी पॉलिटी हो गई। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब इसे मैं यदि सिंगल एक एग्जाम्पल से समझाऊँ जहाँ आपको बिल्कुल डाउट रहेगा ही नहीं, वो ये है कि रीडिंग अबाउट इलेक्शन प्रोसीजर। तो हम इलेक्शन का हमने एग्जाम्पल ले लिया तीनों पॉइंट के लिए, कि यदि आप सिर्फ इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल साइंस में हो अभी। ठीक है, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। तो अभी आप पॉलिटिकल साइंस में हो। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर हो चुकी है तो अब आप वोट डालने के लिए जा रहे हो। ठीक है, आप गए, लाइन में लगे हो, वोट डाल रहे हो, तो अब आप पॉलिटिक्स में आ गए। तो देखो वही इलेक्शन से जुड़ी हुई पैटर्न देखो पूरा, कि जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो कि हाँ हमने पढ़ लिया कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो जाए तो हम वोट डाल सकते हैं, ये तो हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस है। खुद लाइन में लग के वोट डालने चले गए तो वो पॉलिटिक्स हो गया। और यहाँ पे देखो पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शंस के दौरान जो होता है उसे हमने समझा कि देखो क्या होता है। पोलिंग बूथ पे उन्होंने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए कि वो पूरा देखेंगे, किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वोट अच्छे से डल जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो, वोट अच्छे से सही जगह पहुँच जाए, चोरी वगैरह ना हो जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर आपने समझा कि इलेक्शन कमीशन में कौन हेड बैठा हुआ है, किस तरह से उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई। आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया, ऐसे काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पॉलिटी समझ गए। ठीक है, अब आप ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अभी वोट डालने जा रहे थे, अब आप ये सिस्टम समझ रहे थे और किताब में आपने पढ़ा तो आइडिया ले रहे थे। यहाँ पे आप पूरा फ्रेमवर्क समझ गए, नीचे से लेकर ऊपर तक की हायरार्की कैसे काम करती है। तो वो पूरा सिस्टम जब समझ गया तो वो पॉलिटी हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है और इंडियन पॉलिटी क्या है। तो हम इसमें पूरा राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स में जाके वोट नहीं डालना अभी। ठीक है, हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया, और उसके अंदर हमें पूरी एक व्यवस्था पढ़नी की चीज़ें काम कैसे करती है, देश चल कैसे रहा है। तो ये हो गया हमारा। जब हम पूरे एक एक चीज़ को लिंक करते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा कि अच्छा स्टेट के ये काम है, सेंटर के ये काम है, इस तरह से प्रेसिडेंट काम करता है, पीएम सीएम गवर्नर, तो ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ से अपनी शुरुआत हो रही है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान क्या है। अभी आपने पॉलिटी समझ लिया, पॉलिटी का पूरा मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान समझ गए, पूरी पॉलिटी खत्म हो गई। तो अब संविधान है क्या, ऐसे सिंपल शब्दों में आपको बताऊं। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक रूल बुक है फॉर द कंट्री, देश के लिए एक रूल बुक है। अब ऐसा क्यों है, रूल्स नियम लिखे हुए हैं, नियमों की एक किताब है। ऐसा इसलिए है दोस्तों
क्योंकि अगर कोई स्कूल भी है ना, कोई कॉलेज भी है, तो एक स्कूल और कॉलेज को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, आपको पता है। बिना नियमों के तो घर भी नहीं चलता। तो स्कूल और कॉलेज कैसे चलेगा और देश कैसे चलेगा। लेकिन स्कूल और कॉलेज तो एक छोटा लेवल हो गया, तो वहाँ पे 8-10 रूल्स हुए और काम चल गया कि कॉलेज इतने टाइम खुलेगा, इतने टाइम बंद होगा, और मान लो स्कूल हुआ तो लंच इतने टाइम होगी, इतने पीरियड्स लगेंगे, प्रेयर इतने टाइम होगी, ये सब चीज़ें हो गई। उस रूल्स के हिसाब से स्कूल चल रहा है, तो उसे कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर एक पेज पे लिख दिया और काम बन गया। ठीक है, 8-10 रूल्स लिख दिए, काम बन गया। लेकिन आप खुद सोचो, देश कितना बड़ा है हमारा, ठीक है, भारत देश, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए कितने सारे रूल्स चाहिए होंगे उस इतने बड़े देश को चलाने के लिए। अब उन रूल्स को लिखना भी पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, कहाँ पे किसी ने लिखा नहीं तो भूल जाएंगे। तो उन्हें जब एक जगह लिखा गया ना, तो ये पूरी एक किताब तैयार हो गई, और वो एक तैयार हो गई बुक, किसकी, रूल्स की, उसी को तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान कुछ नहीं है, नियमों की एक किताब है जो पूरे देश के लिए है, और हर एक व्यक्ति को, ऑल पीपल जो देश में रह रहे हैं, उन सभी को मानना पड़ता है जो भी इसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं मानोगे तो उसके लिए भी प्रोसीजर है कि मनवा लेंगे। ठीक है, आपको पता है कैसे मनवाएंगे, वो क्या डिफेंस सिस्टम है उनका, पुलिस वगैरह कैसे काम करती है, वो मनवा लेंगे। तो ये चीज़ है। और ये कैसे रूल्स हैं, रिटन रूल्स हैं, लिखे हुए हैं। जब किताब है तो लिखे ही होंगे ना, बोल के थोड़ी बताएंगे। तो ये चीज़ हो गई कि लिखे हुए हैं वो नियम, और वो नियम सबको मानने होते हैं। और वही जो रूल बुक है, तो नियम लिख दिए, किताब पूरी तैयार हो गई, क्योंकि रूल्स ही इतने ज़्यादा हैं, 470 रूल्स हो गए हैं अब। ठीक है, शुरुआत की थी 395 रूल्स थे, तो अब यहाँ से यहाँ आ गए, समय बढ़ रहा है, चीज़ें भी बढ़ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, वो भी कॉन्सेप्ट ऐड करने हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, 470 हो गए। तो यही चीज़ें हैं, इतने रूल्स हो गए, इन्हें समझना, एक जगह पे लिखना पड़ेगा। तो उसी के लिए बुक तैयार हो गई, वो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, संविधान। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से हिंदी में समझा दिया, ये भी बता दिया इस कीवर्ड का मतलब क्या, तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये आपका संविधान हो गया। अभी हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं पूरा फ्रेमवर्क की, संविधान क्या है, ठीक है, उसके अंदर और चीज़ें क्या हैं, कैसे समझना है। फिर हम जब ओवरऑल पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि हम क्या चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अब देखो कंपैरिजन, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान, ठीक है, आपने ये सुन लिया। पार्ट्स का मतलब होता है आपके भाग, ठीक है। चैप्टर्स का मतलब होता है अध्याय। ये हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे बोलते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता, तो कीवर्ड्स आप लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। देखो बहाने हम कई बना सकते हैं कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन सीखने वाला जो है ना, वो हिंदी मीडियम से भी होगा, इसी से सीखेगा, उसे सब समझ में आ रहा होगा। हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आपको बाइलिंगुअल बता रहा हूँ, कुछ कीवर्ड्स इंग्लिश के यूज कर लिए, कुछ हिंदी के कर लिए। मेन क्या है कि लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बननी चाहिए। जब आपको नॉलेज दिया जा रहा है, कुछ चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं, तो लैंग्वेज को साइड से रखिए। कोशिश यही है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। अब देखो, आपने क्या करना है कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक दिख रही है, आपको इसे समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। उसके अंदर आपने कभी पार्ट सुने होंगे कि भाग भी होते हैं, आपने आर्टिकल्स भी सुने होंगे, अनुच्छेद भी होते हैं, चैप्टर्स भी सुने होंगे, अध्याय भी होते हैं। अब आप कन्फ्यूज रहते होगे कि आर्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखो, इसे आसानी से यहाँ से समझो। आप ये समझो कि आपने बचपन से एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एनसीईआरटी की बुक है। तो आपने हाथ में, एक हाथ में एनसीईआरटी की बुक पकड़ी और एक में आपने पकड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको समझ में आ गया, जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके अंदर आओ, आपने एनसीईआरटी की जब बुक खोलते हो तो आपको मिलती है इंडेक्स, ठीक है। आपको इंडेक्स मिलती है स्टार्टिंग में, उस इंडेक्स में लिखी रहती हैं यूनिट्स, लिखी रहती हैं कि नहीं। उन यूनिट्स में क्या होता है कि एक बुक में मान लो 5 यूनिट्स हैं, लेकिन 5 यूनिट्स कैसे बटी हुई हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथी यूनिट और ये 5वीं यूनिट, ऐसे बटी हुई है। होता क्या है कि एक यूनिट के अंदर हो सकता है 3 चैप्टर दे रखे हो, ऐसा होता है कि नहीं। दूसरी यूनिट के अंदर हो सकता है 1 ही चैप्टर दिया हो, तीसरी यूनिट के अंदर हो सकता है 3 चैप्टर दे दिए हो, इस तरह से। चौथी यूनिट के अंदर हो सकता है 2 ही चैप्टर दिए हो, 5वें के अंदर 3 चैप्टर दे दिए हो। तो इससे समझ में ये आया कि सबसे पहले आप बुक पे जाओगे, बुक के अंदर आपको यूनिट्स मिलेंगी, और यूनिट्स के अंदर आपको चैप्टर्स मिलेंगे। कि एक यूनिट पहली है, उसके अंदर हो सकता है कि आपको 3 चैप्टर्स मिलेगा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। आप दूसरी यूनिट पे गए, उसमें 1 ही चैप्टर मिला, मान लो कि आप दूसरी यूनिट पे गए, उसमें केवल 1 ही चैप्टर है, ठीक है। आप तीसरी यूनिट पे आए, उसमें मान लो 3 चैप्टर फिर से मिल गए, तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। अब आप नंबरिंग यहाँ से कर लो, 1 2 3, इसे आप चौथा मान लो चैप्टर, इसे आप 5वां मान लो, इसे छठवां, इसे बस 7वां। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, यूनिट्स के अंदर हमें चैप्टर्स मिलती हैं, और चैप्टर के अंदर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कि नहीं। और क्वेश्चंस हो गए तो अपना ये पूरा कवर हो गया। अब देखो, इसी तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पार्ट्स मिलते हैं, पार्ट्स के अंदर आपको चैप्टर्स मिलते हैं, और चैप्टर्स के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आप ये समझो कि संविधान एक किताब है जिसमें 470 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ये समझो, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 470 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो 470 क्वेश्चन दे रखे हैं।
आपको यदि 470 क्वेश्चन या 470 प्रश्न के आंसर पता हैं, उत्तर पता हैं, तो समझो आपका काम हो गया, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको पूरे के पूरे जानना ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा सिर्फ 150 से 200 के बीच में। आप इतने सीख लोगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो गया तो पॉलिटी कवर हो गई। तो आपको 470 पे भी नहीं जाना, तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन जो पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने, वो सब आपको बता दूंगा। तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एनसीईआरटी की बुक, जैसे ही एनसीईआरटी की बुक में हमें खोलते हैं, उसे ओपन करते हैं तो यूनिट्स मिलती हैं, तो ऐसे ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले पार्ट्स मिलेंगे, जिसे हम भाग बोलते हैं हिंदी में। फिर हम उसे जब एक यूनिट हमने कोई पकड़ ली, उसके अंदर हमें 3 चैप्टर मिले मान लो, ऐसे ही जो पार्ट्स हैं हमारे, उसके अंदर हमें चैप्टर्स यहाँ पे भी मिलती है। ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, यहाँ भी चैप्टर बोलते हैं और यहाँ भी चैप्टर बोलते हैं। इसे अध्याय बोल दिया, यहाँ पाठ बोल देते हैं, इसे भी अध्याय बोल दो। फिर उसके अंदर मेनली हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तो चैप्टर के अंदर हमें आर्टिकल्स मिलते हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बस आर्टिकल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी चीज़ हो गई, उसे हम बुक तो बोल नहीं सकते क्योंकि पूरा देश चलाना है, तो एक अच्छा सा नाम दे दिया संविधान। ऐसे ही आर्टिकल्स, क्वेश्चंस तो बोल नहीं सकते, तो अच्छा सा नाम दे दिया आर्टिकल्स, अनुच्छेद। ठीक है, जहाँ हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी, कि जो हमने रूल लिखे ना उनकी नंबरिंग कर दी। ठीक है, क्यों, अब किसी ने आपसे बोला कि मान लो कि आप किसी को जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो आपने कहा अच्छा ऐसा क्यों, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसा किसी ने बोल दिया। आपने कहा दिखाना कहाँ लिखा हुआ है, तो वो दिखाने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ, तो इसीलिए नंबरिंग कर दी कि भाई सब पता चल जाए कि यहाँ पे 1 पे लिखा हुआ है कि 2 पे लिखा हुआ है कि 14 से 18 पे लिखा हुआ है। समझे, तो ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो नंबरिंग बस हमारी हेल्प करते हैं कि हाँ बाकायदा एक अच्छी तरीके से वहाँ रेफरेंस के तौर पे लिख दिया कि आपको नंबर बता दिए 14 से 18 पे जाओ, आपको राइट टू इक्वालिटी पता चलेगा, आप वहाँ पे देख लो, भेदभाव नहीं कर सकती, ये सब नहीं कर सकते। तो आसान हो गया कि नहीं। तो बस यही चीज़ें हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुक से कैसे रिलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्ट्स क्या होते हैं, चैप्टर और इसमें चैप्टर और ये आर्टिकल्स वगैरह क्या होते हैं। आगे देख लेते हैं। देखो, कई बार सुना होगा प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, एक तो इसे प्रस्तावना बोल देते हैं और एक इसे उद्देशिका भी बोलते हैं। तो आप ये देख लो, उद्देशिका, उद्देशिका का नाम ही यहाँ से दिख रहा है। उद्देशिका मतलब उद्देश्य, संविधान को बनाने का हमारा जो उद्देश्य था ना, वो पूरा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस उद्देशिका से। अब ये है क्या, तो देखो, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का इंट्रो है, ये परिचय है संविधान का, कि संविधान के बारे में यदि आपको आइडिया लेना है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप प्रियम्बल पढ़ लो, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रस्तावना जान लो, ये समरी है, एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 2 पॉइंट हैं, मोर देन सफिशियंट, इससे ज़्यादा ना किसी से पूछना है ना बताने की जरूरत है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल समरी है। अब आप ये सोचो कि समरी तो चैप्टर के बाद में आती है, जब सब कुछ पढ़ लिया हो उसके बाद समरी लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये प्रियम्बल जो है ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तैयार हुआ, लेकिन ये रखा हुआ है सबसे पहले। तो बात ये है कि जब हम इंट्रो देते हैं ना, इंट्रो हम किसी चीज़ का पहले उसके बारे में आइडिया दे देते हैं कि हम पूरा उसमें क्या जानने वाले हैं। तो ये संविधान वालों ने क्या किया कि संविधान बनाया, उसके बाद आप यहाँ डेट देखो, ये लिखा हुआ है 26 नवंबर, ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये 26 नवंबर 1949। अब आप खुद सोचो, जब इन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, दिसंबर 1946 में, जब यहाँ इन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट किया, तब तो इन्हें पता नहीं था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डेट इन्होंने पहले तो डाली नहीं होगी, तो इसका मतलब है पूरा जब कंप्लीट हो गया ना, हमने अडॉप्ट कर लिया, तब ये डेट डाली गई है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये हमने बाद में बनाया हुआ है। और हमें ये समझ में आ गया कि हमने पूरे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। हमने अपने पूरे संविधान में न्याय की बात की है, जस्टिस की। देखो, जस्टिस मतलब न्याय की बात की है। अब देखो न्याय की बात कहाँ पे की, कौन से आर्टिकल में की, और इन डेप्थ क्या बात है कि वो तो पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन आपको आइडिया तो मिल गया हाँ कि हमारे संविधान में न्याय की बात जरूर की गई है। वो भी कौन से, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की। लिबर्टी, अब इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आपको फील दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जानेंगे। लिबर्टी, आज़ादी की बात की है कि आप अपने जो विचार हैं उन्हें व्यक्त कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हमने समानता की बात की है, कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। हमने यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात की है कि भाईचारा, बंधुत्व की भावना, ठीक है, कि मिलजुल कर रहना है। और यहाँ पे हमने कब इसे अडॉप्ट किया, और ये हमारा सोर्स कि हम सब लोगों ने मिल के संविधान बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लग गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है। प्रियम्बल हमें एक समरी देता है, हमें एक आइडिया देता है पूरे संविधान के बारे में। यदि मान लो कोई दूसरे देश से आया और उसे हमारे देश के संविधान के बारे में जानना है कि हमारा संविधान बना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो पूरी किताब पढ़ने तो बैठ नहीं जाएगा, 1-2 साल निकल जाएंगे आराम से। उसे जल्दी से आइडिया चाहिए कि इनमें, इनके जो संविधान में वो क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, तो बस वो प्रियम्बल पढ़ ले, उसे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें तो इस संविधान में मिलनी है। जैसे रिपब्लिक, अब ये रिपब्लिक शब्द क्या बता रहा है। अगर आप ब्रिटेन की बात करोगे ना, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में टॉप पे राजा बैठा हुआ है और उसका जो बेटा है वही राजा बनेगा आगे चल के। लेकिन हमारा देश जो कि रिपब्लिक है,
तो रिपब्लिक ये बताता है कि हमारे टॉप पे प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, और प्रेसिडेंट कोई राजा नहीं होगा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, उसका बाकायदा चुनाव होगा, तब प्रेसिडेंट बनेगा, और फिर उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट होकर आएगा। ऐसा नहीं कि उसका बेटा या बेटी बैठ जाएगा आगे। तो ये रिपब्लिक एक शब्द हमें इतनी गहराई से बात बता दे रहा है, ठीक है। तो इससे उसे आइडिया लग गया कि अच्छा रिपब्लिक का मतलब इनका जो हेड होगा ना टॉप पे, वो उसका भी इलेक्शन होता होगा। वो ऐसे नहीं आता कि हाँ वंश चल रहा है उनका, कि वंशानुगत परंपरा चल रही है, ऐसा नहीं होगा। तो ये आइडिया मिल गया। तो यही डेमोक्रेटिक हमारे पास लोकतंत्र है, लोग अपनी बात रख सकते हैं, हम सॉवरेन हैं, हमारे ऊपर अब हम किसी के गुलाम नहीं है कि कोई भी हमारे ऊपर ऑर्डर दे रहा है कि कोई भी देश बना रहा है। तो ये हो गया सोशलिस्ट, सामाजिक, हम समाज के बारे में सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी 2-4 लोगों को पकड़ लिया उन्हीं के लिए अच्छा करेंगे और बाकी किसी के लिए नहीं। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, देश का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं। तो ये आइडिया मिल गया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा जो देश है उसमें एक धर्म बड़ा है एक छोटा है, सारे जितने भी धर्म है सबको समान वैल्यू मिली हुई है, सबको अपना जो धर्म है प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रियम्बल है प्रस्तावना जो हमें आइडिया देता है, समरी देता है पूरे संविधान के बारे में। कोई भी उससे सेंस लेना चाहे, समरी पूछना चाहे, आपको प्रियम्बल से सब पता चल जाएगा। और इन डेप्थ पढ़ना चाहो तो बाकायदा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल को बोलते हैं फ्रेंड्स अनुसूची, ठीक है। ये आपकी हो गई अनुसूची। अब जैसे सूची होती है लिस्ट, तो ये भी कुछ लिस्ट जैसा ही है। अब देखो होता क्या शेड्यूल्स, तो शेड्यूल्स लिस्ट हैं, टेबल्स हैं, जिन्हें ऐड किया गया एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान के अंत में ऐड किया गया, इन्हें बीच में नहीं रखा गया। संविधान की हमारी किताब है, उसमें हमारा मेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमारा मेन कंटेंट है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन होता ये है, अब मान लो बीच में कोई आर्टिकल ऐसा आ गया कि उसके बारे में हम और थोड़ा बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी लोग उसके बारे में जानें, तो उसे लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं, तो उसे हम बाद में ऐड कर देंगे लास्ट में। तो वही चीज़ है कि शेड्यूल कुछ नहीं है। शेड्यूल वहाँ पे मत याद करना कि पार्ट्स और जो हमने अभी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, वहाँ शेड्यूल का कोई रोल नहीं है। ये जो शेड्यूल है इन्हें अनुसूची बोलते हैं, और ये सूची लास्ट में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में ऑर्गेनाइज तरीके से, कि अच्छे से आपको जानकारी मिल जाए यदि आप डीप में जानना चाहते हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं जो अपना शेड्यूल 2 है, तो शेड्यूल 2 में आपको जानकारी मिलती है कि सैलरी क्या होगी प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, पीएम की, इन लोगों की। तो अब हमें उतना ये जानने की जरूरत नहीं है मेन टेक्स्ट में कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, 50,000 मिलती है कि 1 लाख मिलती है, 2 लाख मिलती है। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं मैं जानना चाहता हूँ, तो लास्ट में जाके पढ़ लो, ठीक है। बस इतना पता है कि हाँ इन्हें सैलरी कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। तो ये चीज़ें आपको पता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी आपको बीच में मिल जाएगी जो मेन कंटेंट है। लेकिन आप और ज़्यादा जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली उन्हें 200 रुपये मिलते हैं ज़्यादा, किसी 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो आप लास्ट में पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ही किसी कौन शपथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट को सीजीआई दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट दिलवाता है। अब आपको ये पता चलेगा कि हाँ शपथ लेने के बाद ही ऑफिस में आते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक एक के पीछे पड़े हुए हो कि इसे कौन शपथ दिलवाता है, उसे कौन शपथ दिलवाता है, जो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए है, जैसे प्रेसिडेंट पता कर लिया, पीएम पता कर लिया, गवर्नर, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ 8-10 लोगों को पता कर लिया बहुत है। लेकिन हमें सबके लिए जानना है, तो लास्ट में पढ़ लो जाके। तो यही है वो शेड्यूल, कि जो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो देना है, तो हमने आपको लास्ट में दे दिया। तो आप समझ लो शेड्यूल कुछ नहीं, अनुसूची है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में ऐड किया गया है ताकि हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा पेजेस हैं ये, ठीक है, अपेंडिक्स समझ लो। एनसीईआरटी बुक में भी आपको देखो लास्ट में जाके, अगर आपके पास कोई भी एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी वगैरह की, उसमें अपेंडिक्स मिलेगा जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, कि आप उसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेना चाहते हो तो इस लिंक पे चले जाओ, आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी, तो डिटेल में आपको डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स मिलेंगे जो जिन्हें एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए। जिन्हें एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं चाहिए वो आपको मेन कंटेंट में अच्छे से वहीं पे मिल जाएंगे जो बीच में बुक में है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डिवीजन ऑफ पावर है, तो आपके जो 7 शेड्यूल है ना, उसमें आपको ये जानकारी मिलती है कि सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या है। हमें पता है सेंटर अपना काम कर रहा है, स्टेट अपना काम कर रहा है। कुछ चीज़ें हमें पता है कि डिफेंस का सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर कैसे बटा हुआ है, इनके बारे में आइडिया है, वो बहुत है। लेकिन हम बिल्कुल इन डेप्थ जाना चाहते हैं कि एक एक चीज़ किस में बटी हुई है, यहाँ स्टेट कैसे नियम बनाता है, यहाँ सेंटर कैसे बनाता है, तो उसके लिए आप लास्ट में पढ़िए जो आपके शेड्यूल मिल जाएगा। ऐसे सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स, किसे कितनी सैलरी मिल रही है ये पढ़ लो। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम वगैरह तो स्टार्टिंग में पता चल गया, सब हो गया। लेकिन आप बिल्कुल इन डेप्थ जानना चाहते हो कितनी तारीख को ये राज्य बना, कितनी को हटा और क्या हुआ, कैसे प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्या चीज़ें चली, कौन कौन से केसेस हुए हैं, तो वो आपको जानना है तो शेड्यूल में चले जाओ, वहाँ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह 9 शेड्यूल और ये सब
तो वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि अनुसूची लास्ट में लगाई गई है ताकि थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्हें मेन कंटेंट में डाला जाए, ठीक है। और ये कितने हैं वो अभी आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो ये देखो, ये फ्रेंड्स अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को जब हमने लागू किया इसे, तब ये स्टेटस था इसका। आज कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस ये है। क्या है इसमें? आर्टिकल्स जो हमारे अनुच्छेद हैं ना वो 395 थे पहले, आज के समय में वो 470 हैं, क्योंकि नई ज़रूरतें आ गई हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी वगैरह, ये चैट जीपीटी, ये सब, अब इनके बारे में भी नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे तो ज़रूरत है ना, तो इस वजह से ये आर्टिकल्स भी बढ़ गए, ठीक है। पार्ट्स जैसे भाग बोला हमने, तो ये 22 थे पहले, आज के समय में ये 25 हैं। तो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जब आर्टिकल्स बढ़ने लगे तो आर्टिकल्स उसी के अंदर तो आ रहे हैं, तो ये भी बढ़ जाएंगे नंबर, ऑब्वियस सी बात है। शेड्यूल्स जैसे हमने बोला अनुसूची, ये पहले 8 थी, ज़रूरत बढ़ी तो आज के समय में ये 12 हो गई हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन, ठीक है, कि क्या सुधार किए गए हैं संविधान में। अब देखो उस टाइम पे संविधान बना हुआ है, इतने साल हो गए, आप समझ लो 75 साल से भी ऊपर हो गए हैं, तो कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहले तो 0 थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, अब जब नया संविधान बन के आया तो उसमें उतनी कमी थोड़ी होगी उस टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बन के आया तो 0 अमेंडमेंट्स। लेकिन आज के टाइम पे 106 संविधान संशोधन हो गए हैं, ज़रूरतें बदली हैं, तो चीज़ें भी थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ी हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको, पहले वोट डालने की उम्र थी 21 साल, अब वो घट के हो गई 18 साल। तो ये संविधान में ये चीज़ लिखी हुई थी 21 साल पे वोट डाल सकते हो, लेकिन आप 18 पे डाल सकते हो। ये चीज़ बदलने के लिए उन्हें अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें क्या पता चला, जब देश आज़ाद हुआ तब लोग उतने विकसित नहीं थे। समय के साथ उन्होंने स्टडी की, चीज़ों को जाना, शिक्षित हुए, तो उन्हें लगने लगा कि 18 साल के लोग भी उतने मैच्योर हैं कि वो अपने वोट अच्छे से डाल सकते। तो ये 61st अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, ये नंबर हो गया 1988 में ये हुआ। तो ये जानकारी हम सब पढ़ेंगे, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी केवल आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि हाँ इस तरह से अमेंडमेंट्स हुए, ज़रूरत पड़ी तो अमेंडमेंट भी करना पड़ा, तो ये 0 से 106 पे आ गए, ठीक है। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने क्या लगाया कि अपनी क्लॉज टेस्ट की भी सीरीज चल रही है, जिसमें 17 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए, ठीक है। टोटल 36 लेक्चर्स करा रहा हूँ, जो टोटली PYQs पे बेस्ड है। गारंटी है आप अगर इसमें से देखते हैं ना सीरीज, आपको जो भी डाउट्स है ना क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम आती है, आप कोई भी एक लेक्चर देख लो इसमें से, कोई भी, आपको पता चल जाएगा कि क्लॉज टेस्ट कैसे सॉल्व करने होते हैं और उसे सॉल्व करने की अप्रोच क्या रखनी है, ठीक है। ये मैंने एकलव्य सीरीज चल रही है बुकैब की अपनी, जिसमें PYQs बेस्ड पूरा कंप्लीट। इसके अलावा आपको ना तो कोई PDF करनी पड़ेगी, ना कोई बुक करनी पड़ेगी। मैं जो बोलता हूँ वो आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। मैंने बोला इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ना PDF करनी पड़ेगी, ना बुक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कोई और सीरीज भी नहीं लाऊंगा, सिर्फ यही सीरीज है जिसमें बाकायदा PYQs भी हैं पूरे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और पूरा PYQs बेस्ड ही है। तो ये सीरीज आपको देख सकते हो, ठीक है, आपको उससे हेल्प मिलेगी। अभी 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, CGL के एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब हम देखते हैं कंप्लीट व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। पूरा संविधान अगर हम देखना चाहें, उसका ओवरऑल ऊपर से आइडिया लेना चाहें, फिर हम उसे अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अब देखते हैं कि पूरा संविधान हम कैसे उसके बारे में फील लें, कैसे उसे हम समझें। तो देखो, सबसे पहले आपको मिलेगी ये बुक, आपने इस बुक को हाथ में पकड़ा, ये है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान अपना, ये आपने ये किताब ले ली हाथ में। अब देखो आपको आगे क्या मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा ये प्रियम्बल, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये प्रियम्बल आपको ये मिलेगा। जैसे आप बुक का पहला पेज खोलोगे ना, ये कवर पेज जो आपको दिखाया, देखो ये जो कवर पेज आपको दिखा, ये जैसे आप टर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये प्रियम्बल मिलेगा। ये बना तो लास्ट में था, लेकिन रख दिया है पहले नंबर पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पूरे संविधान में आगे आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब ये पेजेस देखो, ये मेरे पास एक बेयर एक्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानकारी लिखी हुई, बहुत इन डिटेल नहीं है कि बहुत बड़ा पूरा संविधान है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सभी लिखे हुए अच्छे से। तो आपको यहाँ से मैं बताता हूँ, ये देखो ये प्रियम्बल टॉप पे, इसके बाद ये देखो पार्ट। अब ये पार्ट क्या है, जो मैंने आपको बताया वहाँ पे यूनिट, तो ये यूनिट 1 है अपनी NCERT की बुक की, और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की ये पार्ट 1 है। तो इसके अंदर आपको देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपकी यूनिट का नाम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधे आर्टिकल्स स्टार्ट कर दिए, मतलब इन्होंने क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए, चैप्टर का नाम तो दिया ही नहीं। तो देखो चैप्टर का नाम क्यों नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए नहीं दिया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट 1 है इसमें चैप्टर भी बनी है। ये यूनिट 1 जो है ना, यूनिट 1, इसमें चैप्टर भी एक ही है, तो जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम भी है। तो अब चैप्टर इन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन्होंने सीधा कहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन से, मतलब आर्टिकल से। तो 1 2 3, फिर 1 2 2A, ऐसे भी 2A करके भी लिखते हैं, ठीक है, बीच में जब कुछ आर्टिकल्स को ऐड करना होता है जरूरत पड़ती है तो ऐसे लिखते हैं। फिर 3 4, आपको ये आइडिया दे दिया। तो पार्ट 1 में आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक मिल जाएगा। अगर आप आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक पढ़ लो, आपको टोटल 470 पढ़ना है, मैंने बताया।
आप आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ लो, आपको पार्ट 1 मतलब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, उसके आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये इस तरह से है। पार्ट 2 पे आ जाओ, इसमें भी चैप्टर एक ही है, तो इस वजह से जो यूनिट का नाम वही चैप्टर का नाम, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता। अब ये देश के बारे में पता चल गया कि हमारा देश क्या है, उसमें राज्य कैसे, यूनियन टेरिटरी कैसी है, तो उसके अंदर हमें ये पता चल गया कि उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जान लेते हैं हम। तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप पार्ट 3, आपने फंडामेंटल राइट्स काफ़ी सुने होंगे, इसमें भी चैप्टर एक ही है, तो जो यूनिट का नाम है वही आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, यूनिट बोल रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छे समझ में आए। तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके। तो ये आर्टिकल 12 से लेके आपको 35 तक, ठीक है, आप इतने क्वेश्चन कर लो 12 से 35 तक, आपका पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से है। आगे देखो, ये फिर पूरा अपना देखो, ये पूरा 35 तक मैंने बोला था, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका पार्ट 4, ये चैप्टर यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी चैप्टर एक ही है, तो देखो अभी एक एक हर एक यूनिट में 4 यूनिट देखी, चारों यूनिट में एक एक चैप्टर ही मिल रहा है, इस वजह से जो नाम यूनिट का वही नाम चैप्टर का है। तो ये डीपीएसपी सुना होगा आपने, ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो हमारा राज्य है उसके ऊपर क्या ड्यूटीज़ दी है, कि आप जब भी कानून बनाओगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। तो देखो 36 से लेके 51 तक आप इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका ये यूनिट 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपना आ गया पार्ट 4A। ये पार्ट 4A क्या, देखो जब 4 यहाँ पे लिखा हुआ था तो इसके बाद आना चाहिए थे 5, लेकिन ये 4A कहाँ से आ गया, तो आपको दिख रहा है ये बीच में यहाँ से ऐड किया गया है, मतलब ये पहले नहीं होगा, क्योंकि गिनती तो हमारी 4-5 ऐसे चलेगी, तो 4A कहाँ से आ गया, इसका मतलब इसे अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, संशोधन किया गया बीच में, तब इसे लाया गया। इस तरह से कभी भी मिलेगा ना तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ ये संशोधन से आया है। तो इसका मतलब ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में थी नहीं, जब 1950 में संविधान बना के तैयार हुआ तब ये थी नहीं, ये आई है कब, 1976 में जब हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ ना। ये सब जानकारी हम लेंगे, अभी केवल क्या पढ़ना है, जो अपना पार्ट 4 है, यूनिट 4 मान लो इसे, इसके अंदर भी चैप्टर एक ही है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसके अंदर क्वेश्चन भी एक ही है। खास बात देखो कि एक ही इसमें क्या है, यूनिट एक ही, उसमें चैप्टर, और चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी एक ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये खत्म यूनिट। तो ये इतनी आसान यूनिट हो गई। अब देखो आपको यहाँ से अच्छे से रिलेट हो जाएगा, ये पार्ट 5, तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 5 ये हो गई आपकी यूनिट 5। इसके अंदर आपके चैप्टर्स पता कितने, इसके अंदर आपके चैप्टर्स हैं 5, तो आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। और इसके अंदर पता है क्वेश्चंस कितने हैं, जिन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं, वो है 52 से लेके 151 तक। अब ये देखो कितना बड़ा चैप्टर है, कितने बड़े इसमें पार्ट हैं, ये यूनिट कितनी बड़ी हो गई कि 52 से लेके 151 तक पूरे 100 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब आपका ये यूनिट 5 कवर होगा। तो इस तरह से आप देख लो। तो ये देखो ये अपना चैप्टर 2 हो गया, तो इसका नया नाम आ गया। देखो अभी अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो पार्ट 5, इसके चैप्टर्स मिल गए 5। तो आप देखो यूनिट का नाम हो गया द यूनियन, ये यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि जो कानून लागू करते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये पार्लियामेंट जो कानून बनाती है देश के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 2 में है, तो ये नाम अलग हो गए, ठीक है। ये देखो फिर ये पूरा अभी इसी के बारे में चल रहा है। अब देखो आगे, फिर यहाँ पे ये चैप्टर 3 आ गया अपना लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, और किसकी, प्रेसिडेंट कानून बना रहा है उसके, तो प्रेसिडेंट की कुछ पावर लिख दी, तो ये चैप्टर 3 का नाम हो गया। तो यूनिट का नाम तो आपने पढ़ लिया द यूनियन, उसके अंदर चैप्टर के अलग अलग नाम देखो। और ये फिर इस चैप्टर के अंदर केवल आपको ये एक क्वेश्चन मिल रहा है। फिर आप ये चैप्टर 4 पे आ जाओ, इसके अंदर देखो 124 से लेके यहाँ तक पूरा 147 तक इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इसका नाम है द यूनियन जुडिशियरी। फिर आप चैप्टर 5 पे आ जाओ, और ये लास्ट चैप्टर है किसका, यूनिट 5 का, ठीक है, जिसे हम यूनिट 5 बोल लो, पार्ट 5 बोल लो, हैं, और जिसमें मैंने आपसे बोला था 51 से 152 से 151 तक आपको ये मिलेगा। तो ये देखो जो आपका चैप्टर 5 है उसके अंदर नाम ये है CAG, आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो ये पूरा 151 पे एंड हो गया अपना। ये देखो पार्ट 6 आ गया, मतलब कि ये अपनी यूनिट 6 आ गई। अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया क्या पार्ट है, क्या आपके आर्टिकल्स हैं, क्या चीज़ें आपके चैप्टर्स हैं सब। तो बस अब अपना ये पार्ट 6 का मतलब यूनिट 6 स्टार्ट हो गई, और इसका ये चैप्टर 1 जनरल आइडिया दे रहा है, चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रहा है, स्टेट के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर, यही सब पढ़ना है। तो अब तो आप खुद अच्छे से देख सकते हो। मुझे पता है ये उतने अच्छे से हो सकता है दिख ना रहा हो आपको, तो आपको केवल आइडिया देने की कोशिश की है कि बस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें देखनी होती। अब मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँगा, कुछ भी बताऊँगा, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा अभी पार्ट की बात कर रहा हूँ, अभी शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा इस आर्टिकल की बात हो रही है, इस आर्टिकल की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे, और वही ज़रूरी है, कनेक्ट कर पाना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाना, आंसर्स फाइंड कर पाना, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। फिर देखो पार्ट 9 में जो आपकी यूनिट 9 होगी, जिसमें आप पंचायत के बारे में पढ़ते हो, पार्ट 9A जिसमें आप म्यूनिसिपालिटीज़ के बारे में पढ़ते हो। अब मैंने आपको बताया था टोटल कितने 25 पार्ट हैं। स्टार्टिंग में कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था नया, 22 थे, तो 3 बढ़ गए कि नहीं,
अब आपको लास्ट में दिखाता हूँ, देखो 9B। अब देखो यहाँ से हमें क्या लगेगा, ये 9 है ना, यहाँ पे 9 है, इसके बाद 10 आना चाहिए, इसके बाद 11 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, 9A बीच में डाल दिया, 9B बीच में डाल दिया, ठीक है, ये 9B हो गया 9A, तो दो तो ये बीच में होगा ऐड, और उस तरह से हमें लगेगा कि 25 होंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये पार्ट 10 हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे ही ये पार्ट 12 हो गया, ये सब चीज़ें हैं। आपको आगे दिखाता हूँ लास्ट में जाके। ये देखो पार्ट 15 दिख रहा है आपको इलेक्शंस वगैरह के बारे में, फिर पार्ट ये 18 आ गया, 19 आ गया, ठीक है। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ पार्ट 22, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है पार्ट 22, ठीक है। और इसके अगले पेज पे देखना, यहाँ से शेड्यूल स्टार्ट होगा, जो मैंने बोला था लास्ट की चीज़ है। तो पार्ट अपने यहाँ खत्म होगा और यहाँ लिखा हुआ है 22। तो यहाँ फ्रेंड्स कन्फ्यूज मत होना, मैंने बोला 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है 22। तो 22 कैसे, इस तरह से कि जिस चीज़ को आपने 4 बोला और जिस चीज़ को आपने 4A बोला, तो आप एक्चुअली में तो इसे 5 बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं। लेकिन ये 4 के बाद ये 4A पढ़ने में आ रहा है, लेकिन ये 5 हो गए। ऐसे यहाँ 9 है, 9 के बाद फिर उन्होंने 9A लिख दिया और इन्होंने 9B लिख दिया और इसके बाद फिर उन्होंने 10 लिखा। अब हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं 9 के बाद 10 आ गया, लेकिन आप एक्चुअली में देखो 9 के बाद ये 10 है, ये 11 है, और जो 10 दिख रहा है वो एक्चुअली में 12 है। तो कन्फ्यूज होना ही नहीं है। यहाँ बेशक 22 दिख रहा है, टोटल आपके 25 हैं, ठीक है, पार्ट आपके 25 हैं। किस तरह से करना है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखो, अब हम आ गए यहाँ पे शेड्यूल पे। तो शेड्यूल मैंने आपको बताया 8 थे स्टार्टिंग में, अब हैं 12। तो पहले शेड्यूल में हम स्टेट के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानते हैं। तो जो बेसिक आइडिया वो हमें स्टार्टिंग में मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा और जानकारी लेना चाहते हो कि तेलंगाना जो नया राज्य बना उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई, ठीक है, क्या उसे स्पेशल पावर्स दी गई हैं, क्या उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है तो फर्स्ट शेड्यूल में अच्छे से पढ़ लो। सेकंड शेड्यूल में किसे क्या अलाउंसेस, क्या सैलरी, क्या चीज़ें मिलती हैं, वो जानकारी ले लो। थर्ड शेड्यूल में आपके कौन शपथ लेता है, कौन दिलाता है, वो ले लो जानकारी। फोर्थ शेड्यूल में कि राज्यसभा में सीट्स, अब देखो स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा बीच में जो मेन कंटेंट है कि राज्यसभा में कौन से राज्य को कितनी कितनी सीटें मिली हुई हैं। लेकिन आप बिल्कुल जानना चाहते हो कि नहीं ये सीट कम कैसे हुई, ये बढ़ कैसे रही हैं, कैसे सीट दी जाती हैं, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ लो, फोर्थ शेड्यूल की जानकारी ले लो। फिफ्थ शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा, देखो पूरा राज्य है, पूरा हमारा देश है, उसमें 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में से 4 राज्य छोड़ दो आप, जो 24 राज्य हैं उनके लिए आपको फिफ्थ शेड्यूल में मिलेगा कि इसका प्रशासन कैसे चलता है। और वो 4 राज्य जो छोड़ने को बोला वो कौन से, वो आपके हैं असम, AMTM बोलते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, तो मणिपुर नहीं है इसमें, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्यों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उसकी जानकारी आपको मिलती है शेड्यूल 6 से, ठीक है। तो आपके 12 शेड्यूल हैं, ऐसे आप 7 शेड्यूल में आते हो। अब इसे क्यों अलग रखा गया इन 4 राज्यों को, क्योंकि इनके लिए ज्योग्राफी अलग है, इनका जो भूगोल है, वहाँ की जो लोग रहन सहन है, उनका कल्चर है वो अलग है, तो वहाँ ज़रूरत भी अलग है, इस वजह से वहाँ प्रशासन अलग तरीके से चलाया जाता है। तो ये 6 शेड्यूल होगा। इसके बारे में जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा वो आप जब पढ़ेंगे हम लोग तो अच्छे समझा दूंगा। 7 शेड्यूल होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, 3 लिस्ट मिलेंगी कि जो सेंटर है उसे क्या पावर मिली हुई है, राज्य है उसे क्या ताकत मिली हुई है, या कनकरेंट लिस्ट क्या होती है, वो चीज़ें जानेंगे कि दोनों के बीच में पावर कैसे बटी हुई है। कि एक जैसे एजुकेशन है, इसमें हम बात करते हैं MP बोर्ड की, इसमें हम बात करते हैं CBSE बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की। तो एजुकेशन के ऊपर हमारे राज्य के लेवल पे भी किताबें बनी हुई हैं, वहाँ पे भी शिक्षा विभाग है, और सेंटर के लेवल पे हम CBSE बोर्ड देखते हैं, तो दोनों मिलके कैसे काम कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेजेस मिलती हैं कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं देश में, हिंदी कहाँ पे है, बंगाली कहाँ पे है, उर्दू कहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल में आपको मिलता है ब्लैंकेट इम्यूनिटी के बारे में, या यहाँ पे है लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे ना देश में, कि देश जब आज़ाद हुआ तो लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ गए, कि कई लोग थे, जमींदार थे राजा के टाइम पे, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे वो जमींदार थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, 500 बीघा ज़मीन थी। और कई लोग बहुत गरीब थे, उनके पास बिल्कुल खाने के लिए भी जगह नहीं थी कि वो खेती थोड़ी बहुत भी कर पाएँ। तो सही से बंटवारा करने की ज़रूरत थी, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, अब सबको बराबर का हक है। तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, तब नए रूल्स बनाए गए, तब एक नया शेड्यूल आया, 9th शेड्यूल, जो तुरंत हमें आज़ादी मिली। फिर उसके बाद संविधान आया, फिर 1951 में हमें से लेके आना पड़ गया। फिर हमारा 10th शेड्यूल आता है जिसमें एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया है कि ये जो इलेक्शन जीत के आ जाते हैं BJP से, वो जीते और अच्छे खासे पैसे मिले तो कांग्रेस में चले गए, ठीक है, कांग्रेस से जीते अच्छे खासे पैसे मिले तो BJP में आ गए। तो इस तरह से जो दल बदल करते हैं ना नेता, उसे रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन आया, ठीक है, दल बदल कानून, उसे रोकने के लिए। तो ये जो है 11th शेड्यूल, इसके बारे में आपको पंचायत के बारे में पता चलेगा, और 12th शेड्यूल इसके बारे में आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सबसे पहले आर्टिकल्स वगैरह की जानकारी लोगे, आपको प्रियम्बल वगैरह ये समझ में आ गया कि स्टार्टिंग हम अपनी बुक से करेंगे, जो पहला कवर पेज मैंने दिखाया,
और पूरा हम यहाँ पे शेड्यूल पे आके एंड कर देंगे तो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी हो जाएंगी। अब ये है, मैंने यहाँ पे पूरा सीजीएल की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई है कि आपको अगर मैथ में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में, या आपको टाइम लग रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो लेकिन टेस्ट में नहीं हो रहा, जो भी प्रॉब्लम है, 3 घंटे की डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मन है, तो आप देख सकते हो, वरना स्किप कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि मेरे मेंस में कैसे 135 में से 35 मार्क्स आए थे 2024 सीजीएल में, और आप कैसे ला सकते हो, और मैंने अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताई है जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने की है सिर्फ भाई, कोई हवा में बातें नहीं कि ये कर लो वो कर लो, जो मैंने खुद नहीं किया वो आपको कैसे बता दूं। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं, जो आपको बताया ये भी करीब आपको 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास है जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है पूरी, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको ये चीज़ें कैसी लगी बता सकते हो, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे।